वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर मैंने पिछले वीडियो में जो घोषणा की थी कि हम माइंड मैप के थ्रू 40 से 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, उसी की कड़ी में हमने आज इतिहास सेक्शन के चित्रकला का जो संबंध है उसके एक टॉपिक यानी पटना कलम को लेकर उपस्थित है। पटना कलम को हम 5 माइंड मैप में पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा पहला माइंड मैप पटना कलम के पृष्ठभूमि को समझने में होगा। दूसरा माइंड मैप पटना कलम की विशेषताओं से संबंधित होगा। तीसरा मैप पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रों से संबंधित होगा और चौथा मैप पटना कलम के महत्वपूर्ण कलाकार या चित्रकार उनसे संबंधित होगा। इसके बाद हम पटना कलम के जो महत्वपूर्ण चित्र हैं उनको पिक्चर के थ्रू देखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना कलम चित्र शैली की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि 1760 में मानी जाती है, जैसा कि आप माइंड मैप में देख रहे होंगे। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है कि पटना कलम शैली जो थी वो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 2 कलाकारों नौहर और मनोहर, बाद में उनके शिष्य इस कला शैली को आगे शिष्यों ने उस कला शैली को आगे बढ़ाया। इस शैली का प्रारंभ होने का मुख्य जो कारण था, मुगल साम्राज्य के पतन की अवस्था में शाही दरबार में कलाकारों को प्रशय नहीं मिल पा रहा था। इस कारण उनका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा था और इसी क्रम में 1760 में लगभग पलायित चित्रकार जो थे वो तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र वापस आ गए और उन लोगों ने मिलकर पटना कलम या पटना शैली की शुरुआत की। इसके बाद हम देखेंगे कि पटना जो कलम की चित्रकारी थी उसको बहुत सारे विद्वान इंडो मुगल चित्रकारी के नाम से या इंडो मुगल शैली के नाम से भी जानते हैं। इस शैली के कलाकारों का इतिहास सुस्पष्ट तो नजर नहीं आता, किंतु माना जाता है कि ये सारे पलायित चित्रकार थे। इसके बाद यह शैली 20वीं सदी के मध्य तक चली और धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई। तो ये बेसिक पृष्ठभूमि रही पटना कलम की। अब पटना कलम की हम विशेषताओं को देखते हैं। पटना कलम मुख्यतः जो श्रेणी में आता है वो लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। पटना कलम की जो चित्रकारी है वो कागज मैक्सिमम कागज पे हुई है, कुछ हाथी के दांत पर भी मिलते हैं। पटना कलम की चित्रकारी में हम देखेंगे तो आम जनजीवन का चित्रण होता था, जैसे लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचता हुआ मछुआरा। इसके बाद त्योहारों का चित्रण होता था, पक्षियों का चित्रण होता था। इस तरीके से हम कहें तो दरबार से हटकर पटना कलम चित्र शैली जो थी वो आम जनजीवन पर आधारित हो गई थी। रंगने की निजी शैली का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब हुआ कि जो रंगने की शैली थी वो पहले जो चली आ रही शैली से उससे अलग थी। इसमें कूची के रूप में गिलहरी के बालों, जो पूंछ होते हैं उसके बालों का प्रयोग किया जाता था। लैंडस्केप का कम प्रयोग होता था इस चित्रकारी में। अगली बात, इस चित्रकारी में आडंबर नहीं था। ठीक है, तो ये रही पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं। आप अपने ज़रूरत के अनुसार अगर आपके दिमाग में इतने पॉइंट्स रहेंगे तो आप जितने शब्दों में इसे लिखना रहेगा उसको आप इलोबरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन थे जो फेमस थे, जिनका नाम आपको मेंशन करना जरूरी है एग्जाम में। रागनी गंधारी, गृहिणी नायिका का बिना लिए हुए चित्र, मुस्लिम निगाह का चित्र, बेगमों की शराबखोरी। इन चित्रकारी जो चित्रकारी है, इन चित्रकलाओं का संग्रह पटना आर्ट कॉलेज, खुदा बख्श लाइब्रेरी, अशोक राजपथ एवं पटना म्यूजियम में देख सकते हैं। अब पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? नौहर और मनोहर का नाम आप जिक्र कर सकते हैं, जिनको ने अकबर काल में इनकी शुरुआत की थी ऐसा माना जाता है। लेकिन जो इसके मुख्य चित्रकार थे, कलाकार थे, वो सेवक राम,
शिवदयाल लाल, ईश्वरी प्रसाद, जयराम दास, हुलास लाल, यमुना प्रसाद और राधा मोहन से। राधा मोहन संग्रहकर्ता के रूप में फेमस हैं और इसके सबसे प्रसिद्ध और आखिरी चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। अब हम देखते हैं कि पटना कलम की कुछ चित्रों को देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पटना कलम की कुछ चित्र हैं। ये मछली बेचती हुई महिला का चित्र है। एक बाजार, हाट बाजार का चित्र है। एक लोहार का चित्र है। तो आपने देखा कि पटना कलम की जो चित्रकारी है वो आम जनजीवन से संबंधित है। अब आप, अगर आपके दिमाग में इतने पॉइंट्स रहेंगे तो आप अपने अनुसार से परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर 200 शब्द के पूछे जाएंगे, 400 शब्द के पूछे जाएं या 600 शब्द के पूछे जाएं, मतलब कि अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है या फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, अब दोनों ही स्थिति में उत्तर देने के स्थिति में एग्जाम हॉल में रहेंगे। अगर बेसिक समस्या क्या होती है एग्जाम हॉल की, कि आप कोई महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण पॉइंट भूल जाते हैं। ब्रेन मैप आपको हेल्प किस तरीके से करता है कि आपको बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स याद रहते हैं, इसके बाद आप ज़रूरत अनुसार उसको इलेबोरेट कर देते हैं, उसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगला वीडियो धर्मनिरपेक्षता को लेकर आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। उसमें हमारा जो फ्रेमवर्क रहेगा, पहले हम धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझेंगे, पश्चिमी अवधारणा क्या है, भारतीय अवधारणा क्या है, और जो हमारे खाड़ी के मुल्क हैं उनमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो सहायक हैं, इस चीज़ को देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता के संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जजमेंट दिए हैं उसे देखेंगे। भारतीय राजनीति में व्यवहार के रूप में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित उदाहरणों का एक समावेश करेंगे। यानी 5 से 6 माइंड मैप के जरिए हम पूरी धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि धर्मनिरपेक्षता से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का सवाल घुमाकर पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास 200-400 शब्द रेडीमेड फॉर्म में उपलब्ध हो। धन्यवाद।